हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आपने अक्सर अपने घर में मखाने का इस्तेमाल तब सुना होगा जब आपके घर में किसी तरह की पूजा हो रही हो या फिर किसी तरह का व्रत चल रहा हो। असल में इंडियन फैमिलीज में लोग अक्सर मखाने का इस्तेमाल इसी कारण से करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके अलावा मखाने का कोई और इस्तेमाल नहीं है। मखाने को अक्सर नाश्ते में या फिर नमकीन के साथ फ्राई करके इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपने कभी मखाने की खीर खाई हो तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि मखाना न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि इसके बहुत सारे पोषक तत्व और लाभ भी हैं जो कि इसको व्रत में कंजम्पशन के लिए परफेक्ट बनाते हैं। पर दोस्तों, शायद आप में से किसी ने इस बारे में उतना सोचा नहीं होगा कि आखिर ये मुलायम से सफेद रंग के मखाने किस तरह से फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए जिससे आपको इसकी पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ आ सके। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, इसकी प्रोसेस को जानने से पहले चलिए आपको इसके बारे में कुछ जानकारी बता देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मखाने में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने की वजह से और सोडियम और सैचुरेटेड फैट्स की पर्याप्त मात्रा मौजूद होने की वजह से ये हमारे हृदय के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा साबित होता है। ये मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैंगनीज, फास्फोरस और प्रोटीन रिच होता है और यही कारण है कि इसे स्नैक्स के फॉर्म में भी काफी लोगों के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। अगर आप कभी वेट लॉस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए मखाना एक परफेक्ट स्नैक साबित हो सकता है, क्योंकि वेट लॉस के दौरान जो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है वो है प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना। और जैसा कि हम जानते ही हैं, मखाना प्रोटीन से परिपूर्ण होता है। आपको शायद मखाना के बारे में एक बात और पता ना हो, लेकिन ये हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत कारगर होता है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। इसमें मौजूद हाई मैग्नीशियम और लो सोडियम कंटेंट इसे मोटापे और मधुमेह के रोगियों के इस्तेमाल के लिए एक अच्छा विकल्प बनाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई मखाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू के बात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में ये मखाने बनते कैसे हैं? अक्सर मखानों को इतना सॉफ्ट देखकर हम सोचते हैं कि ये जरूर किसी सॉफ्ट प्लांट या फूल का हिस्सा होते होंगे, लेकिन ये बात कितनी सच है वो तो आपको इस वीडियो में ही पता चलेगा। अक्सर हम जब भी किसी खाद्य पदार्थ के उत्पादन की बात करते हैं तो साधारण पौधों की तरह हमारे दिमाग में यही आता है कि इनका उत्पादन भी खेतों में ही किया जाता होगा। लेकिन मखाने के केस में ये सच नहीं है। असल में मखाने का उत्पादन काफी अलग तरीके से तालाबों में किया जाता है। जैसे किसी फसल को बोने से पहले खेतों को तैयार करना आवश्यक होता है, वैसे ही मखाने को बोने से पहले तालाब को भी तैयार किया जाता है। इसके लिए तालाब में मौजूद अनावश्यक पौधों को निकालकर तालाब को साफ किया जाता है। ये सारी तैयारियां लगभग अक्टूबर-नवंबर के महीने में की जाती हैं। फिर बारी आती है तालाब में मखाने के बीजों को डालने की। ये प्रक्रिया अक्सर दिसंबर से जनवरी के महीने में की जाती है। बुआई के लिए आपको कोई खास टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं होती और इसके लिए आपको बस ऐसे मुट्ठी में बीज भर के तालाब में स्प्रेड करना होता है। बीजों की बुआई के बाद कुछ दिनों तक इसे छोड़ दिया जाता है और फिर धीरे धीरे जनवरी के अंत से लेकर फरवरी के महीने तक इसमें छोटे छोटे पौधे और पत्तियां आने लगते हैं। यहाँ से होती है इन पौधों की शुरुआत, जो कई महीनों तक बढ़ते बढ़ते अंत में अप्रैल से मई महीने के दौरान धीरे धीरे पूरे तालाब को घेर लेते हैं। पूरे तालाब में ये गोल गोल और कांटेदार पत्ते कुछ इस तरह से नजर आते हैं, जैसा कि आप इसे ऊपर से देख सकते हैं। पूरा तालाब इन पत्तियों से भरा दिखता है, लेकिन सिर्फ ऊपर ही नहीं बल्कि तालाब में इस पौधे की जड़ बहुत गहराई तक जाती है और पूरा तालाब इसकी जड़ों से भरा हुआ रहता है। इसके बाद अब इंतजार किया जाता है उस वक्त का जब इन पौधों में फूल आएंगे और आखिरकार अप्रैल के महीने में इन पौधों में से फूल निकलने लगते हैं। पहले तो छोटे छोटे फूल हर पौधे में आ जाते हैं और फिर मई आते आते ये फूल अच्छे खासे ग्रो कर जाते हैं। ये फूल न सिर्फ दिखने में खूबसूरत होते हैं बल्कि और सारे फूलों से बहुत ज्यादा अलग भी होते हैं, क्योंकि ये बैगनी रंग के होते हैं। दरअसल अगर आप कभी मखाने की खेती देख पाएं तो इस वक्त तालाब को देखना सच में एक बहुत अनोखा एक्सपीरियंस होता है। अब इंतजार है उस वक्त का जब हमें इन पौधों से कुछ काम की चीज मिल पाएगी, यानी अब बारी आती है फलों के। ये पौधे मई के अंत तक फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं और इनमें से अब कुछ इस तरह के गुद्देदार और कटीले फल निकलते हैं। असल में जो हम मखाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि इन्हीं फलों का बीज होता है। एक बार में एक फल में से लगभग 60 से 110 तक की संख्या में बीज पाए जाते हैं, इसलिए हमारे लिए इन फलों के बीज ही आवश्यक होते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमें इन फलों में से बीज अलग करने की जरूरत तक नहीं होती, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब ये फल पूरी तरह से पक जाते हैं तो ये पानी में ही फट जाते हैं और इन फलों में से बीज अपने आप ही बाहर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि पूरे तालाब में ये बीज ऊपर ही तैर रहे हैं। शुरुआत में ये बीज आपको ऐसे लाइट पिंकिश कलर के दिखेंगे,
लेकिन तब इन्हें इकट्ठा नहीं किया जाता क्योंकि अभी इसमें और भी प्रक्रिया होनी होती है। जब 2-3 दिन तक इन्हें इस पानी में छोड़ दिया जाता है तो अपने आप ही इसके ऊपर की पिंकिश कोटिंग गल जाती है और फिर ये बीज कुछ इस तरह के दिखने लगते हैं। जब इनको छोड़ दिया जाता है तो ये अपने आप कुछ दिनों बाद तालाब के अंदर नीचे सतह पे बैठ जाते हैं। अगस्त से सितंबर महीने के दौरान इन पौधों की पत्तियां भी धीरे धीरे गलने लगते हैं। अब समय आ चुका होता है कि इन पत्तों को तालाब से बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं होती और मखाने को कलेक्ट करने के लिए भी यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब तालाब पूरी तरह से साफ हो जाता है तो बारी आती है नीचे सतह पर बैठे हुए मखानों को इकट्ठा करने के। इसके लिए मखाने की खेती करने वाले किसान कुछ इस तरह के बास्केट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये टोकरियां न सिर्फ दिखने में बहुत अलग हैं बल्कि असल में बहुत कारगर भी हैं क्योंकि इन्हें ऐसे हिसाब से बुना जाता है कि इसमें से मखाने के बीज के अलावा सारा पानी और फालतू इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाएं। इसका इस्तेमाल करके किसान पानी में से मखाने के बीज इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उन्हें इस तरह के बड़े बर्तन में रख लेते हैं। इस तरह से कई सारे लोग बास्केट से इन बर्तनों में बीज इकट्ठा करते हैं और इसके बाद सब लोग आकर एक जगह पर अपने इकट्ठा किए हुए बीज गिरा देते हैं। इसके बाद अब शुरू होती है मखाने की क्लीनिंग और प्रोसेसिंग। क्लीनिंग के लिए वर्कर्स कुछ इस तरह से इन बीजों की पैर से कुचल कर सफाई करते हैं। इस प्रक्रिया की वजह से इन बीजों के ऊपर की कोटिंग निकल जाते हैं। उसके बाद इन बीजों को एक टोकरी में रखकर इन्हें वापस तालाब में कुछ इस तरह से धोया जाता है। अब इन्हें फर्दर प्रोसेसिंग के लिए बोरों में भर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें जूट की बोरियों में डालकर सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब ये बीज सूख जाते हैं तो इन्हें चालनों से चाल लिया जाता है। इन चालनों का यही काम होता है कि अच्छे और बड़े मखानों को छोटे मखानों से अलग कर दें। ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी होती है क्योंकि मार्केट में अलग अलग मखानों का अलग अलग दाम होता है। इसके बाद इन मखानों को फिर से जूट की बोरियों पर गिराकर धूप में तब तक सुखाया जाता है जब तक इनके आउटर कोटिंग का कलर ब्लैक से डार्क रेड नहीं हो जाता। उसके बाद अब इन बीजों को मिट्टी के तसलों में भूना जाता है। जब ये अच्छे से भुन जाते हैं तो इन्हें टोकरियों में पलटकर इनके ठंडे होने का इंतजार किया जाता है। इस प्रक्रिया के कारण इन बीजों के अंदर का हिस्सा और ऊपर की कोटिंग के बीच की बाइंडिंग ढीली हो जाती है। उसके बाद फिर से इन्हें मिट्टियों के तसलों में भुना जाता है। इस प्रक्रिया के लिए 3 मिट्टी के तसले और एक लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब लोहे की कढ़ाई में इन मखानों को डालने के बाद इनमें से चटकने की आवाज आने लगती है तो इन्हें बाहर निकालकर इस तरह से लकड़ी के पीढ़े पर रखकर लकड़ी से बने हुए थापी से पीटा जाता है। ऐसा करने की वजह से मखाने के ऊपर की ब्लैक कोटिंग टूटकर अलग हो जाती है और उसके अंदर से हमें मखाने का वैसा ही रूप देखने को मिलता है जैसा हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी भी ये पैकेजिंग के लिए रेडी नहीं है। अब इसे आगे की प्रोसेसिंग के लिए इस मशीन में डाला जाता है जहां इसके ऊपर से बची खुची कोटिंग को हटाकर इसे पॉलिश करके बाहर निकाला जाता है। अब ये मखाने हमारे इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब मार्केट में भेजने के लिए इन मखानों को पैक कर दिया जाता है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मखाने की प्रोसेसिंग को अंजाम दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि मखाने की खेती से लेकर प्रोसेसिंग तक पूरा प्रोसेस इंसानों के द्वारा ही किया जाता है, तो जाहिर सी बात है इसमें हमें ज्यादा हेवी मशीनरी या फैक्ट्रीज की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पूरी प्रक्रिया में सिर्फ आखिर में ही एक बार पॉलिशिंग के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया लेबर इंटेंसिव है, यानी इसको अंजाम देने के लिए हमें बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से ये खेती वहीं की जाती है जहाँ पर लेबर आसानी से अवेलेबल हो। अब सोच रहे होंगे कि इसके पौधों को उगाने के लिए भी कोई स्पेशल कंडीशन की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ये और कोई पौधा नहीं बल्कि अक्सर तालाबों में पाया जाने वाला कमल का पौधा है और इन्हीं पौधों से हमें ये मखाने मिलते हैं जिन्हें हम लोटस सीड्स के नाम से भी जानते हैं। हालांकि मखाना कई सालों से भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसकी खेती कुछ ही सालों पहले बिहार के साकेत कुमार के द्वारा शुरू की गए थे। अपने आसपास के किसानों की तरह गेहूं और चावल का उत्पादन न करके साकेत ने यह निर्णय लिया कि वो मखाने की खेती करेंगे और तब से साकेत मखाने की खेती करने वाले एक बड़े किसान के तौर पे जाने जाते हैं। मखाने को देश भर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बिहार अकेला ऐसा राज्य है जो कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले मखाने में से 90% मखाना अकेले उत्पन्न करता है। ये सब साकेत ने शक्ति सुधा इंडस्ट्रीज, जो कि एक मखाना कल्टीवेशन और गाइडेंस कंपनी है, उसके मालिक सत्यजीत कुमार सिंह के निरीक्षण में किया। सत्यजीत का ये कहना है कि 19 साल पुरानी उनकी कंपनी अकेले लगभग इस पूरे उत्पादन का 50% उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है और आने वाले 2-3 सालों में यह आराम से दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले मखाने की 70 से 75% उपज अकेले कर लेंगे। इनको यहाँ पर मखाना मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मखाना कैसे बनाया जाता है ये अच्छी तरह पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।